और यहाँ पर हम लोग आज फिर से एक बार हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। और हिस्ट्री में हम लोग हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में एक और वीडियो हमारा पहले से अवेलेबल है, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे, अर्थात गुलाम, खिजली, तुगलक, सैयद और लोदी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि कौन वंश कितना दिन तक था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि गुलाम वंश के बारे में हम लोगों ने इसको शुरू किया है, और गुलाम वंश में कुल कितने सुल्तान हुए उस सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया दिल्ली सल्तनत, उसका जो पहला राजवंश था वो भी गुलाम वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। उसको इतिहास में कई और नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे दास या मामूल, ये भी उसको इस नाम से भी हम लोग उसको पुकारते हैं। तो आइए अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में, उसका मृत्यु कैसा हुआ, उसके बच्चे कौन कौन थे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का संस्थापक भी था, और 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में जो अंतिम हिंदू राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसको हराने के बाद इन लोगों का मार्ग खुल गया, और भारत में इस प्रकार इस्लाम जो धर्म था उसका जो सुल्तान था वो भारत की ओर बढ़ने लगा और अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर कहिए आप दिल्ली सल्तनत, पहला दरवाजा था जिसको इन लोगों ने तोड़ा। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ, और दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश था वो गुलाम वंश के नाम से जाना गया। कुछ और उसकी खूबी को हम लोग देखते हैं कि ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, और साथ में वह मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। मोहम्मद गोरी उसको खरीदा, और तैरान का जो दूसरा लड़ाई 1192 में हुआ, उसमें वह पृथ्वीराज चौहान को हराने में और उसको पकड़ने में गोरी का महत्वपूर्ण योगदान किया था। इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। उसका जन्म अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1155 ईस्वी में हुआ। उसके माता पिता के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उसका जन्म उस समय के तुर्किस्तान और आज का कजाकिस्तान में हुआ था। वह या उसका जो राज्याभिषेक हुआ वह 24 या 25, बहुत जगह किताब में आपको 24 मिलेंगे या बहुत जगह 25 जून को 1206 ईस्वी को लाहौर में वह सुल्तान का पद धारण किया, और कुछ समय तक उसकी जो राजधानी थी वो सुल्तान के पद पर रहते हुए लाहौर में ही गुजारा, और उसके बाद उसने कुछ समय बाद अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया। ऐबक की राजधानी लाहौर, और बाद में वह उसके बच्चे जो थे उसमें आराम शाह, कुतुबुक बेगम जो बाद में इल्तुतमिश की पत्नी बनती है। धर्म इसका सुन्नी मुसलमान और इस्लाम धर्म को मानता था, और दिल्ली सल्तनत में समूचे दिल्ली सल्तनत में जो भाषाएं बोली जाती थी वो या तो हिंदी होती थी, या उर्दू होती थी, या फिर फारसी होती थी। ये भाषाएं वहाँ पे दिल्ली सल्तनत में बोली जाती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अब उपलब्धि में है कुछ कुछ कि कुतुब मीनार की स्थापना उसने किया था। हाँ, पूरा पूरा उसने नहीं बनवाया था, उसने सिर्फ उसकी स्थापना किया था। एक दिल्ली के संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी के याद में उसने एक इस स्तंभ को बनाया था। लेकिन उस समय में उसका प्रयोग जो था वो अजान देने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय माने एक्चुअली में आप कहें तो लाउड स्पीकर वगैरह नहीं था जिसमें कि लोग अजान दिया करते थे, तो प्रायः उसका इस्तेमाल जो होता था वो अजान देने के लिए ही किया जाता था। और ये जो संत थे वो दिल्ली के आसपास में ही रहते थे। वो एक इस्लामिक संत थे,
और उसी के याद में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की स्थापना किया और उसकी जो ऊंचाई थी वो 234 फीट ऊंची थी। वो बाद में इल्तुतमिश उसको पूरा करता है। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ भी बनवाया तथा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया। ये कुछ खास भारत में उसका निर्माण था, बाकी तो वो सिर्फ लुटेरा का ही काम किया, लूटने का काम बहुत किया। वो ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो बहुत दान प्रवृत्ति का आदमी था, तो इसलिए उसका एक नाम लाख बख्श भी था। ऐबक सुल्तान बनते ही मलिक और सिपह सलार ये 2 पद जो था वो धारण किया। ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। ऐसा इतिहास में कई जगह पढ़ने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुरान की जो आयतें होती है उसको वो बड़ी सुरीली ढंग में पाठ किया करता था, मधुर आवाज़ में वह उसका पाठ किया करता था, इसलिए लोग उसको कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। हसन निजामी और फखरुद्दीन जैसे जो विद्वान थे वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। और ख़ास करके निज़ामी, इनकी जो रचनाएं हैं ताजुल मासीर, ये अद्वितीय बुक है। ये उसने दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते हुए इस किताब की रचना उसने की थी। ऐबक ने 1197 माने 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को खरीदा था, अर्थात इल्तुतमिश भी उसका गुलाम था। कहने का ये तात्पर्य हो गया कि इल्तुतमिश उसका सिर्फ न गुलाम था बल्कि उसका बाद में चल के दामाद भी बनता है और बाद में उसके वंश का खात्मा भी करता है। वो आते हैं हम लोग 1210 ईस्वी में एक दिन संध्या के समय वो पोलो खेल रहा था। पोलो एक घोड़ा पे चढ़ करके नीचे बॉल को मारने का एक खेल होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली सल्तनत पर मात्र 4 साल ही उसने शासन किया कि 2010 में वो खेल खेलते समय घोड़ा पर से गिर जाता है और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो समाप्त होता है और उसकी समाधि या कब्र कहिए वो आज भी लाहौर के अनारकली जो स्ट्रीट है वहाँ पर आपको मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका जो पुत्र रहता है आराम शाह, लोग उसको या फिर जो तुर्क सरदार थे वो सारे मिल करके उसको दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान घोषित करता है, लेकिन बहुत चालाकी से इल्तुतमिश उसका हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत के गद्दी को वो दोबारा से अपने कब्जे में ले लेता है। ये इल्तुतमिश वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बाद में वो उसका दामाद भी बनता है और अपने साला को ही मार करके वो दिल्ली सल्तनत को हथिया लेता है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों में कितनी दुश्मनी था एक्चुअली में, जो अपनों को भी नहीं छोड़ता है ये सत्ता के लिए। इस प्रकार जो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मेहनत करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, वह सिर्फ 4 साल तक ही दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा और उसके बाद में इल्तुतमिश फिर इस साम्राज्य को, गुलाम वंश को आगे बढ़ाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि आराम शाह के बारे में बहुत कुछ इतिहास में नहीं है तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आप यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप यहाँ से एक अच्छा नोट बना करके आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।